जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पर। यदि दोस्तों आप भी ज्वाइन इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस लाल बटन को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम आपके लेके आए दोस्तों 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें जनरल साइंस और जनरल जीके के प्रश्न दोस्तों 2021 के सिलेबस से उठाए गए प्रश्न दोस्तों। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 2021 के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जान जाइए कि 2021 के एग्जाम में किस प्रकार के इंडियन आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनसे क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों इसमें टोटल 30 प्रश्न है। हम आपको टारगेट देते हैं कि आपको 25 प्लस प्रश्न राइट करने ही होंगे। ठीक है, यदि आप इतने प्लस प्रश्न राइट कर पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और इस वर्ष आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, यदि आपसे बाय द वे मिस्टेक से या फिर आपकी कम तैयारी के कारण आपके नंबर थोड़े से कम आ जाते हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलर देखिए, आपको इसका जरूर लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बेंगलोर। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। ठीक, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। ठीक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ले इन चारों जगहों में से सबसे सूखा स्थान है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, जो मानसून शब्द होता है, जब बारिश का मौसम आता है तो हम बोलते हैं कि मानसून आ गया है। ठीक है, तो जो ये शब्द बोलते हैं मानसून, इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है, किस भाषा से हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरबी भाषा से हुआ है। इसीलिए ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप कहीं पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, आंसर पता है कमेंट बॉक्स में तुरंत जाके बताइए कि सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप पेन और पेपर लेके नोट कर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि गोदान और गबन एक बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है। ठीक है, जो लिखे इनको गोदान और गबन नामक पुस्तक को जिसने लिखा है, जिसने रचना किया है, उसका नाम पूछा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों, सभी लोग को राइट आंसर पता होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है गोदान और गबन दोनों रचनाएं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसके अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी राम गोपालाचारी भारत स्वतंत्र भारत के, ठीक है, याद रखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जानते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए। ठीक है, और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न आप राइट कर पाते हैं। ठीक है, और हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा सरल है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि किस खेल में गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है। फुटबॉल में किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है,
बैडमिंटन में नहीं किया जाता है, टेनिस में किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैडमिंटन में नहीं किया जाता है गेंद का प्रयोग। ठीक है, बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों चिड़िया का। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों आर्मी के सिलेबस बदल गए हैं 2021 में। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां जुड़ गई हैं आर्मी के सिलेबस के साथ। ठीक है, तो आपको अब 2021 के अनुसार ही तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न को जानते हैं। हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर तुरंत जाके बताइए यदि आपको आता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि 1975 ईस्वी में, ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। ठीक है, राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अजीत पाल सिंह उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। ठीक है, अजीत पाल सिंह, याद कर लीजिए दोस्तों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजीत पाल सिंह उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है ये माउंट एवरेस्ट, ठीक, की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक भारतीय महिला कौन है। चार ऑप्शन दिया गया है आपको और एक राइट आंसर है, आपको तुरंत बता देना है। ठीक है, ऑप्शन है बेचेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है प्रभा कुमारी, चौथा ऑप्शन है टीना। ठीक है, तो राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए जानते हैं राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल भारत की सबसे अधिक उम्र वाली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले पहले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। ठीक है, भारत का जो पहला टेस्ट क्रिकेट हुआ था उसके कप्तान कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जाके तुरंत बताइए। चलिए जानते हैं राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी के नायडू। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सी के नायडू। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण आवास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक, तीसरा ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण टेलीफोनी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंग नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को बताना ही होगा हमें कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। ठीक है, लोगो है, क्या लोगो है, शेर, हाथी, चीता या फिर कंगारू। ठीक, तो राइट आंसर दोस्तों इसका जरूर जाके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मेड इन इंडिया का जो लोगो है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी या फिर कौन सा है। ठीक है, शेर है, हाथी है, चीता है या फिर कंगारू है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि आधार एक कार्यक्रम है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि आधार एक कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, दूसरा ऑप्शन है किशोरियों के पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, ठीक, चौथा है कि सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु, ठीक, और चौथा ऑप्शन है कि भारतीय नागरिक की पहचान करने हेतु। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारतीय नागरिक के पहचान करने के हेतु आधार कार्ड काम में लाया जाता है। दोस्तों आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आधार कार्ड बनवा लेने से आप भारत के नागरिक नहीं बन जाते हैं। ठीक है, इससे बस आप पहचाने जाएंगे कि हाँ आप भारत के नागरिक हैं। ठीक,
अब भारतीय नागरिकता आपको मिल नहीं पाएगी आधार कार्ड बनवाने से। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों काफी बेहतर तरीकों से हमने 15 प्रश्न किए, ठीक है, जीके के, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार आर्मी में 2021 के सिलेबस के अनुसार, ठीक है, जिस प्रकार का सिलेबस रखा गया है 2000 आर्मी का 21 का, उस प्रकार के ये आर्मी के जीके के प्रश्न थे। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको जियोग्राफी यानी भूगोल से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, स्पोर्ट्स यानी खेल जगत से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे और आर्थिक जगत से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। अब जानते हैं कि सामान्य विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 के परीक्षा में। तो यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को रेशम पालन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे होगा रेशम के कीटों का जो पालन करते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हमें रेशम प्रदान होता है रेशम के कीटों से। ठीक है, तो उस पालन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइए। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेरी कल्चर। ठीक, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेरी पालन तो पता है आप लोग के कि रेशम के कीटों का अध्ययन को किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए कि मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपी कल्चर। ठीक है, याद रखिए मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। ठीक है, आप नोट करते रहिए दोस्तों, एपी कल्चर। ठीक है, मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं एपी कल्चर। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होती है, यानी कि एसिड रेन। ठीक है, आप सभी लोग को बता दें कि एसिड रेन यानी तेजाब वर्षा के कारण ही हमारा जो ताजमहल है वो पीला दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। ठीक है, तो जानते हैं कि जो एसिड रेन होती है वो किसके कारण होती है। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करके आप आगे निकल जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ऐसा तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अधिक ध्वनि प्रदूषण करने का कारण बनता है। तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रदूषण दोस्तों क्या होता है, वायु प्रदूषण। ठीक, दूसरा जो होता है जल प्रदूषण, तीसरा होता है दोस्तों कौन सा, मृदा प्रदूषण। ठीक है, यानी भूमि का उसमें दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो चौथा है दोस्तों वो है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेट उड़ान, यानी जो विमान उड़ते हैं उनसे जो आवाज आती है उनसे काफी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। आप विमान यानी कि राफेल को ले सकते हैं, यदि राफेल उड़ेगा तो काफी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगी। ठीक है, यदि आपको राफेल के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है तो वीडियो के नीचे लिंक है दोस्तों, वहां पे लिखा गया है राफेल विमान के बारे में सारी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के प्रश्न उससे गारंटेड बनेंगे। तो आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि ऊर्जा के किस रूप में, ठीक है, प्रदूषण की समस्या नहीं होती, यानी कि वो ऊर्जा का रूप बताइए जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। पहला ऑप्शन है कोयला, तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों कोयला जलता है तो धुआं निकलता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों परमाणु। ठीक है, परमाणु जो विद्युत घर है उनसे भी धुआं निकलता है तो वो भी प्रदूषण का कारण है, यानी 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। चलिए जानते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पेट्रोल। पेट्रोल से तो दोस्तों कतई नहीं धुआं रुकने वाला, गाड़ी मोटर वाहनों में पेट्रोल से भी वायु प्रदूषण होता ही है। चौथा ऑप्शन है सौर्य। ठीक है, यानी कि सौर्य ऊर्जा, यानी सूर्य से मिली हुई ऊर्जा दोस्तों, ये कोई भी प्रदूषण इससे नहीं फैलता है। ठीक है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है, इसीलिए दोस्तों इसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि सूर्य से आने वाली हानिकारक, ठीक है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आते हैं, ठीक है, वो कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। इसमें पूछने का सेंस यही, यानी पूछा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी से होता है, यानी कौन सी बीमारी होता है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। दो पहला ऑप्शन है कि फेफड़े का कैंसर, ठीक है, मुंह का कैंसर, त्वचा का कैंसर या फिर यकृत का कैंसर। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वचा का कैंसर। ठीक है दोस्तों, जब ओजोन लेयर किससे बना है दोस्तों,
ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड से मिलके बनता है ओजोन लेयर, यानी कि O3 से। जब इसमें काफी ज्यादा छेद हो गया था, ठीक है, यानी कि जब ये पार्ट डिवाइड हो गए थे यानी टूट गए थे, ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें काफी ज्यादा धरती पे आ रही थी, तो लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही थी त्वचा को लेके। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर यानी ओजोन परत क्या है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ठीक है। आपको ऊपर समझाया है कि ओजोन लेयर की कैसे बनता है, यानी ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड से बनता है, और ये पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से हमें नुकसान पहुंचाने आती है इनको कम करता है, ठीक है, यानी इनको छान देता है, ठीक, कहने का सेंस ये है। तो काफी कम किरणें आती हैं धरती पे, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक है, यानी कौन गुड कंडक्टर है उष्मा और विद्युत का। उष्मा यानी आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों हीट, ठीक है, विद्युत यानी बताने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और सुचालक यानी कि कंडक्टर। कौन सा ऐसा धातु है जो उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। कॉपी में आप लोग नोट करते रहिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जब टाइम मिले तब आप उस कॉपी को एक बार जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। आप मेहनत करके आते हैं शाम को, एक बार कॉपी उठा के देख लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, ठीक है, पूछा है कि कार्बन का एक रूप नहीं है। तो कार्बन का साइन क्या है दोस्तों, कार्बन का साइन होता है C, ठीक है। तो पूछा है कार्बन का कौन एक रूप नहीं है, ठीक है। काजल दोस्तों कार्बन का रूप है हेमेटाइट। हाँ दोस्तों, जो हेमेटाइट है ये कार्बन का शुद्धतम रूप नहीं है, ठीक है। ये किसका रूप है, तो ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड है। जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों होता है Fe2O3, ठीक है, याद रखिएगा, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक। और ये जो ग्रेफाइट है ये भी कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, और चारकोल भी कार्बन का ही रूप होता है, ठीक है। तो हेमेटाइट, ठीक है, कार्बन का रूप नहीं होता है, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि हीरो के संबंध में कैरेट क्या होता है, ठीक है। हीरे होते हैं दोस्तों, हीरे को ना कैरेट में मापा जाता है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में क्या होता है, ठीक है, तो भार, ठीक है, हीरे का भार कैरेट में मापा जाता है, यानी कि भार होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारी जल एक प्रकार का है, ठीक है, भारी जल एक प्रकार का क्या है, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंदक, ठीक है, मंदक है भारी जल, ठीक। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि पानी में क्या होने पर उसी भारी जल कहते हैं, ठीक है, पानी में ऐसी कौन सी तत्व या फिर ऐसी कौन सी चीज हो जाए तो उसे हम लोग भारी जल कहने लगते हैं, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन का भारी स्थानीय, ठीक है, समस्थानीय, ठीक है। चलिए चलते अपने अगला प्रश्न जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि भारी जल का अणु भार है, ठीक है, जो भारी जल होता है उसका अणु भार यानी कि एटॉमिक मास क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 है, ठीक। चलिए चलते अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों की लेंस का नियम है, ठीक है, लेंस ने किस पर नियम दिया था। तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण पे लेंस ने नियम दिया था, ठीक। आप नोट करते रहिए दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 25 आपका टारगेट है, 25 आपको टारगेट पूरा करना ही होगा, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। यहाँ पे चुंबकीय सुई का मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपास, ठीक है, जो समुद्र में नाविक लिए रहते हैं जिसकी मदद से वो दिशा की जांच करते हैं उसे कंपास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय सुई लिखा है तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दिशा में वो सुई हमेशा संकेत करती है, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि इसमें से कौन सा एक चुंबक नहीं है, ठीक है। लोहा दोस्तों चुंबक है, ठीक, कोबाल्ट भी चुंबक है दोस्तों, निकिल तक चुंबक है, ठीक है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीतल अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, यानी कि पीतल को आप कितना भी चार्ज कर दो ये चुंबक का कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत प्रश्न फिजिक्स का है, यानी कि भौतिक विज्ञान का है, ठीक है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को नापता है, ठीक है।
विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी दोस्तों समझ रहे हैं आप रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को कौन सा यंत्र नापता है, उपकरण नापता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओम मीटर नापता है विद्युत प्रतिरोध को, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपने 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न एकदम राइट किए हैं, ठीक है। यदि आप राइट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए जो आपके साथ इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, या फिर उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और जाते जाते आपसे यही बात कहेंगे कि यदि आपको जानना है कि 2021 में आपके राज्य या फिर आपके ज़िले में कब कौन सी भर्ती आ रही है, फिर कब कौन सी भर्ती का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, रैली आ रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके थ्रू आपको मालूम चल जाएगा कि इंडियन आर्मी की भर्ती आपके ज़िले या फिर आपके राज्य में कब आ रही है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।